मेरा नाम सलीम है। मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता था। हमारी फैमिली में कुल 12 लोग थे और मेरे घर में माँ का नहीं बल्कि मेरी बहन और मेरे बाप का हुक्म चलता था। मेरी बहन मेरे बाप की लाडली थी और मेरे बाप को मेरी बहन के अलावा घर में जैसे कोई नजर ही नहीं आता था। मेरी माँ उस घर में सिर्फ काम करने वाली एक नौकरानी थी। हम 5 भाई और 2 बहनें थीं। मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। वह हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। वह भी मुझे पसंद करती थी और हम फोन पर बातें भी किया करते थे। उसका नाम सादिया था। उससे बातें करते हुए मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह मेरे साथ एक अलग घर बसाना चाहती है और उसने शादी से पहले ही मुझे यह बात भी बता दी थी कि वह मेरे साथ अलग रहना चाहती है। मैं जानता था कि यह कभी भी नहीं हो सकता। मैंने उसे झूठ बोला कि मैं तुम्हें शादी के 1-1.5 साल बाद अलग घर ले दूंगा। तुम बस 1-1.5 साल किसी तरह गुजार लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं शक्लो सूरत में भी इतना हसीन नहीं था, जबकि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। हमारे घर वाले भी इस शादी के लिए राजी इसी बात पर हुए थे कि वो अपने साथ बहुत सा सामान लेकर आ रही थी और मेरे बाप और मेरी बहन एक बहुत ही लालची इंसान थे। इसलिए उसने मेरे बाप से कहा कि हमारे घर में इतना सामान आ रहा है, अगर साथ में एक लड़की भी आ जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लगे हाथों सामान भी मिल जाएगा और नौकरानी भी, क्योंकि अब अम्मी से काम ठीक से होता नहीं, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई हैं और मैं घर के काम कर नहीं सकती। यह सारी बातें मेरे सामने ही हुई थी। मैं उस वक्त सिर्फ यह सोच रहा था कि यह लोग किसी तरह मेरी शादी करवा दें, क्योंकि हमारा खानदान कारोबार में इकट्ठा था और मेरे हाथ में अपना कुछ भी नहीं था। मैं बस दिन के 1500 ही बनाता था और वो भी जिस दिन मेरी किस्मत अच्छी हो। तब हालात बिल्कुल ही उल्टी तरफ जा रहे थे। यह लोग मुझे कभी भी अलग नहीं होने देंगे, इस बात का मुझे पहले ही पता था। फिर मैंने सादिया से झूठ बोला। सादिया को नहीं पता था, क्योंकि उसे सिर्फ इस घर के कामों के लिए लेकर आ रहे थे। मैंने उसे यही कहा था कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत खुले दिमाग के लोग हैं, मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, तो तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती हो जाएगी तो तुम्हें एक सहेली मिल जाएगी। मैंने सारे झूठ बोले थे, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करता। मैं सादिया से मोहब्बत करता था और उसे हासिल करने के लिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी का कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और उसके हाथ में हुनर भी था। वह पैसे भी कमा सकती थी। मेरे साथ मुझे एक ऐसी ही हमसफर चाहिए थी। मुझे ऐसी औरत न चाहिए थी जो घर में बैठकर बस बच्चा पैदा करती रहे और उनको पालती रहे। मैं जमाने की सर्द और गर्म को सिर्फ अकेले ही बर्दाश्त करता रहूं। लेकिन मेरे माँ बाप को सादिया से कुछ और ही उम्मीदें थी। उनको बस एक नौकरानी चाहिए थी जो चुपचाप घर के काम करे और अपने साथ इतना सामान लेकर आए कि लोग सामान को देखें तो उन पर रस करें। करते कराते हमारी शादी हो गई। सादिया अपने साथ बहुत सा सामान लेकर आई। कुछ सामान हमारे घर में रखा गया और कुछ सामान मेरी बहन ने अपने कमरे में रख लिया। सादिया ने इस बात पर एतराज किया तो मैंने उसे यह कहकर इत्मीनान कर दिया कि 1-1.5 साल बाद तो हम यहाँ से जा रहे हैं, यह सामान हमने इससे वापस ले लेना है। तब तक अगर वह इस्तेमाल कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर वाले ने हमें जानबूझकर सबसे छोटा कमरा दिया, जिसमें सिर्फ एक बेड और सिंगार मेज ही आ सका था। सादिया के दहेज का सारा सामान पूरे घर में बांट दिया गया। सोफा सेट को बैठक में रख दिया गया, जबकि हमारी बैठक बिल्कुल खाली थी। किचन का सामान किचन में चला गया। अलमारी, शोकेस और एलईडी वगैरह मेरी बहन के कमरे में चली गई। हमारे कमरे में बस एक बेड और सिंगार मेज ही था। उसके बाद कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो इस घर में सादिया पर न हुआ हो। उसे सारे घर का काम करवाया जाता और खाने को भी उसे कुछ न दिया जाता। वह सबका बचा खुचा खाती। वह एक बहादुर लड़की थी। बुराई होती देखती तो उसे एहसास हो जाता था कि यह गलत हो रहा है, पर मेरे पास उसकी सारी शिकायतों का एक ही जवाब था कि 1-1.5 साल की बात है, फिर हमें कौन सा यहाँ रहना है। इस घर में उसके साथ हर तरफ की नाइंसाफी हुई। जो चीजें उसे तोहफे में शादी पर मेरे घर वालों ने दी थी, बाद में वह भी उससे वापस ले ली गई थी। मेरी बहन उसे बहुत सताती थी, ताने देती थी। मेरे पापा भी बातों बातों में उससे बहुत बुरी बातें कह जाते, पर वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मेरे लिए यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। वह 1-1.5 साल तक सब्र से वहाँ रहती रही। सबकी बातें यह सोचकर मानती रही कि बस थोड़े ही दिन बाकी हैं। 1.5 नहीं बल्कि 2 साल गुजर गए और मेरे हाथ में अभी भी कुछ नहीं था। मैं दरअसल उसे कभी अलग कर ही नहीं सकता था। मेरा अपना कोई कारोबार नहीं था
और अगर मैं ऐसा करता तो मेरे पापा मुझसे मेरी दुकान भी ले लेते, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। और यह बात मैंने सादिया को नहीं बताई थी और अब शायद यह बात भाप गई थी और अब हमारे झगड़े शुरू हो गए। रोज हमारी बहस होती, वह कहती मुझे यहाँ से निकालो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। उसने मुझे एक दिन यह भी बताया कि मेरे छोटे वाले भाई ने उससे एक अजीब बात कही है। उसने उससे कहा है कि मेरी टांगों की मालिश कर दो। सादिया ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया, पर वह जानती थी कि वह मजाक नहीं कर रहा था। यह बात सादिया ने मुझे बताई तो मैंने कह दिया कि वह मजाक कर रहा होगा, तुम यह बात दिल पर मत लो। पर मैं नहीं जानता था कि इस बात का इतना बुरा नतीजा निकलेगा। एक दिन हम सब लोग घर से बाहर थे। सारा खानदान मेरे मामू की शादी में गया हुआ था और मैंने और सादिया ने भी जाना था, पर मेरे कुछ काम थे इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं दोपहर तक काम कर लूं, फिर शाम तक हम भी गांव चले जाएंगे। और अगले दिन शादी थी। मैं अपने काम से लेट हो गया और जब वापस आया तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सादिया कमरे में जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी हालत से साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसके साथ गलत काम की है। मैं हैरान परेशान रह गया और मैंने अपने उसी भाई को घर से निकलते हुए देखा था जिसने पहले सादिया पर बुरी नजर डाली थी। पर अभी मैं उसे अस्पताल ले गया, मुझे उसे संभालना था। मैं उसे अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने भी यही कहा कि उसके साथ ज्यादती हुई है। जब हम वापस आए तो घर वाले भी शादी से आ चुके थे। सादिया ने घर आते ही सोच डाल दिया कि असद ने मेरे साथ बुरा किया है। मैं घर में अकेली थी और वह घर आ गया और मुझे पानी का गिलास लाने का बहाना करके अपने कमरे में बुलाया और मेरे साथ वो सब किया। पापा ने असद को एक थप्पड़ मारा और मैंने भी उसे 2-4 थप्पड़ लगाए, पर यह उसके गुनाह की सजा नहीं थी। सबने सादिया को तसल्ली दी, समझाया। मेरी बहन और मेरी अम्मी ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे कहा कि हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे, बस यह बात तुम अपने घर वालों या खानदान में कभी किसी को न बताना। सादिया दिन रात रोती थी, वह पहले जैसी नहीं रही थी, वो टूट चुकी थी। उसे देखकर मेरा दिल भी मुंह को आधा था। आखिर उस जलील इंसान ने क्यों मेरी सादिया के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया था। मैं अपनी बीवी को साथ रखने के लिए उससे झूठ बोलता था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे मेरी बीवी की फिक्र नहीं थी। मेरा खून खौल रहा था। मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा करने वालों को माफ कैसे कर सकता था। पर वह मेरा भाई था और भाई भी ऐसा जो मेरी माँ का बहुत लाडला था। यह मुझसे दूसरे नंबर पर था और बचपन में इसको बहुत बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से इसको झटके लगने लगते थे। यह बीमारी की वजह से सबका लाडला बन गया। अल्लाह करता कि यह उसी वक्त मर जाता तो आज मेरी बीवी के साथ यह सब कुछ न कर सकता। लेकिन अब मैं उसको जान से तो नहीं मार सकता था, कुछ भी नहीं कह सकता था। जो मैंने उसे 2-4 थप्पड़ लगाए थे तो उस पर भी बाद में मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने अम्मी को कहा कि क्या उसने अच्छा किया है। अम्मी खामोश हो गई। अम्मी ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, तुम सब मेरे पीछे पड़ गए हो। मेरी माँ ने तो खुद ही रोना शुरू कर दिया। अजीब से हालात थे, वक्त तो जैसे गुजर ही नहीं रहा था। कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। शायद थोड़ा वक्त गुजर जाता तो सादिया भी यह सब कुछ भूल जाती। सादिया 5 दिन से खामोश थी, सिर्फ रोती रहती थी और वह बोली तो सिर्फ इतना कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती जहाँ पर मेरा मुजरिम मेरी आंखों के सामने दंदनाता फिर रहा हो। मेरी सादिया से बहस हो गई। मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे अलग नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है और अगर मैंने यह बात कह डाली तो जो है वह भी नहीं रहेगा। वह हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम्हारी बीवी के साथ इस घर में तुम्हारे भाई ने ज्यादती की है और तुम फिर भी मुझे इस घर में रखोगे। अरे सारे खानदान को इकट्ठा करो और इनसे कहो कि वह फैसला करे कि अब क्या करना है। मैं बेबस था और मजबूर भी। मैंने सादिया को कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, सारे खानदान की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल भी नहीं सकता। जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो और पहले की तरह रहो। यह जिंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं कि जिसमें तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा और फिर इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैंने अपने भाई के खिलाफ बात की तो मैं इस घर से निकाल दिया जाऊंगा, कारोबार से निकाल दिया जाएगा। मैं एक साथ ही ये सब कुछ कैसे करूंगा, तुम ही बताओ ना। मेरे हाथ में कारोबार रहेगा न ही घर। तुम्हें क्या मैं सड़क पर रखूंगा। चीजों को समझने की कोशिश करो, ये जिंदगी है। इंसान को तो अपनी औलाद के कातिल को भी माफ करना पड़ता है। घर में न जाने क्या कुछ हो जाता है लेकिन माफ करना पड़ता है क्योंकि साथ रहना होता है।
सादिया फटी आंखों से मेरी शक्ल देख रही थी। कहने लगी, इसका मतलब तुम पहले दिन से मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे लालच दे रहे थे। तुम मुझे कभी भी अलग नहीं रख सकते और ना ही रखना चाहते हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। वह अचानक से इस मामले पर खामोश हो गई। उसने मुझसे कोई भी शिकायत करना छोड़ दी। वो घर के काम करती और मेरे भी सारे काम करती, कपड़े इस्त्री कर देती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती, लेकिन कोई बात नहीं करती थी। अगर कुछ पूछ लेता तो हूँ हाँ करके उसका जवाब दे देती थी। मुझे पता था कि उसकी खामोशी नॉर्मल नहीं है। कहते हैं कि जब औरत खुश होती है तो उसकी जुबान पर काबू नहीं रहता। वह बोलती है, अपने पुराने किस्से सुनाती है, हंसती है, मुस्कुराती है, और जब खामोश होती है तो जरूर उसके दिल में कोई दुख होता है। मेरी सादिया साथ भी यही मामला था। वह कुछ दिन ऐसे ही खामोश रही, फिर एक रात जैसे तूफान आ गया हो। रात का वक्त था। मैंने देखा कि मेरी बीवी अपनी जगह पर नहीं थी। सोचा वह पानी पीने गई होगी, पर वह वापस नहीं आ रही थी तो मैं उसे तलाश करने निकल गया। वह किचन में नहीं थी, पर रात के इस पर वह कहाँ जा सकती थी। घर में सब सो रहे थे। मैं वापस कमरे में आया तो हैरान रह गया। मेरी बीवी अपनी जगह पर सुकून से लेटी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो पूछ बैठा कि तुम अभी कहाँ गई थी। तो बिना मेरी तरफ देखे बोली, पानी पीने किचन तक गई थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि यह झूठ था और मेरी बीवी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती थी। फिर आज इस झूठ की वजह क्या थी और वह रात के इस वक्त कहाँ गई थी। मैं सारी रात सो नहीं सका और सुबह होते ही सादिया के तमाम घर वालों को जमा कर लिया, यह कहकर कि उसे सबसे जरूरी बात करनी है। और जब उसने वह बात बताई तो तमाम घर वाले हैरान रह गए और मेरे कदमों तले से जैसे जमीन ही निकल गई थी। सादिया ने हम सबको एक कमरे में बुलाया और कहा कि उसे मुझे तलाक चाहिए। मैं हैरान परेशान रह गया कि वह ऐसा क्यों कह रही है। मैं जानता था कि वह मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। हमारी मोहब्बत की शादी थी। उसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसी बात करेगी। और जिस तरह उसने कहा था वह बहुत सीरियस लग रही थी, जैसे फैसला कर चुकी हो। सब लोग उसे समझाने लगे, पर उसने कहा कि मुझे इससे तलाक चाहिए। अगर इसने मुझे तलाक न दी तो मैं खुला ले लूंगी, इसे कोर्ट में ले जाऊंगी और बहुत बेइज्जती होगी। इससे अच्छा है कि यह 3 लफ्ज बोलकर मुझे आज़ाद कर दे। घर की बात घर में ही खत्म हो जाएगी। 3-4 दिन हम लोग इस बात पर बहस करते रहे। मैंने सादिया को हर तरह से मनाने की कोशिश की, पर अब जैसे वह मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। वह मुझसे घर की शिकायत करती थी तो मैं उसे बातों के जाल में उलझाकर समझा देता था कि बस हम तो यहाँ पर मेहमान हैं, बर्दाश्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इसी तरह मैं उसके पीछे पीछे फिर रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था, उससे कह रहा था कि मुझे छोड़कर न जाए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पर वह मेरी एक बात भी नहीं सुन रही थी। उसकी आंखों में न तो आंसू आ रहे थे और न ही उसके चेहरे पर कोई दुख था। यानी वह सब कुछ अपनी पूरी मर्जी से कर रही थी। उसे इस सब पर कोई भी मलाल नहीं था। कहते हैं कि औरत अगर आपको अपने दिल से निकाल दे तो फिर आपको दी हुई दुआएं भी छीन लेती है। मेरे साथ भी शायद यही मामला हुआ था कि मैं उस औरत के दिल से उतर गया था जिसने मोहब्बत में मेरे लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी थी। और दिल से उतरे हुए शख्स की जगह तो फिर कहीं भी नहीं होती। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मैंने गुस्से से उसे तलाक दे दी कि आखिर वह यही चाहती थी। लो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुबह हुई तो मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था। मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी मेरी जिंदगी से निकल चुकी थी। मैंने देखा कि वो अभी भी उसी घर में थी और अपना सामान बांध रही थी। जाहिर है अब उसे इस घर में क्यों रहना था। सुबह होते ही वो यहाँ से जाने का सोच रही थी, पर हैरानगी मुझे तब हुई जब उसने यह बात बताई कि मैं इस घर में रहूंगी पर तुम्हारी बीवी बनकर नहीं। उसने मुझे इतना कहा और घर से चली गई। 4.5 महीने गुजर गए। इस बीच सादिया ने मुझसे मेरे घर वालों में से किसी से भी कोई बातचीत नहीं किया। उसने अपना सामान भी वापस नहीं मंगवाया था। मेरी बहन तो इस बात पर खुश बैठी थी कि सामान अभी तक घर में है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हैरान रह गए। एक दिन असद और सादिया घर में दाखिल हुए। सादिया ने लाल रंग का जोड़ा पहना था और असद ने उसका हाथ थामा हुआ था। मालूम होता था कि दोनों निकाह करके आ रहे थे। मेरे तो जैसे कदमों तले से जमीन निकल गई। असद ने घर में आते ही ऐलान किया कि यह अब मेरी बीवी है और मेरे साथ रहेगी। मैं पत्थर का बन गया था और असद की तरफ बढ़ा। मैं उसे जान से मार देना चाहता था, पर उसने मेरा हाथ रोक दिया। मैं सादिया की तरफ बढ़ा कि उसका गला दबा दूं, पर उसने मुझे पकड़कर एक तरफ धक्का दे दिया और कहा कि तुम जैसे बुज्जिल मर्द औरत के हकदार हो ही नहीं सकते। सादिया की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह आम को खास करने चली थी। तुम कभी इसके काबिल थे ही नहीं।
अब ये मेरी बीवी है और कोई इसकी तरफ बढ़ेगा या इसको जरा सी भी आंच पहुंचाएगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। सब हैरान परेशान रह गए कि आखिर यह सब हो क्या गया था। असद ने मेरी बहन और मेरे पापा को साफ कह दिया कि आपने जितनी चालाकी करनी थी कर चुके। अब अगर किसी ने इसको कोई ताना दिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और यह मेरी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं। असद ने सादिया का सारा सामान अपने कमरे में किसी तरह रख लिया। उसने मेरी बहन से सादिया की सारी चीजें वापस ले ली, यहाँ तक कि उसके कपड़े जो उसने सादिया के सूटकेस से निकालकर इस्तेमाल किए हुए थे। सारा घर हैरान था कि आखिर यह क्या हो गया और सादिया को किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला क्योंकि सब जानते थे कि असद जज्बाती इंसान है। असद की नौकरी लग चुकी थी, उसके पास बहुत पैसे थे। उसने घर में अपना हिस्सा मांगा और इस हिस्से को अलग करके वहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया। 3-4 माह में ही घर तैयार हो गया और असद वहाँ पर शिफ्ट हो गया। दीवार एक थी, इस पार से उनकी आवाजें आया करती थी। सादिया बहुत खुश थी, वो लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, देर रात तक टीवी पर फिल्में देखते थे, जबकि इस घर में टीवी चलाने की इजाजत नहीं थी। हर दूसरे दिन असद और सादिया घर से बाहर जा रहे होते थे, जबकि मैं सादिया को कभी भी सैर पर नहीं लेकर गया था क्योंकि यह बात मेरे पापा को बुरी लगती थी। एक दिन सब घर वाले घर से बाहर थे और मैं सादिया के घर चला गया। वह मुझे देखकर जरा भी नहीं घबराई और अपने काम में लगी रही। कहने लगी कि मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ। मैं बहुत दुखी था। मैंने उसे सिर्फ इतना पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि एक कमजोर मर्द हो तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, मुझे धोखा दिया, हर बात पर मुझसे झूठ बोलते रहे, मेरे लिए एक कदम न बढ़ा सके, किसी से मेरे लिए न लड़ सके, यहाँ तक कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। ऐसे नहीं होते असली मर्द, पति तो अपनी बीवियों के लिए जान भी दे देते हैं और तुम मेरे लिए एक कदम नहीं बढ़ा सके। तुम मेरे लिए यह सब नहीं कर सके जो तुम्हारे भाई ने मेरे लिए किया है। मेरे भाई ने तुम्हारी इज्जत भी तो लूटी थी और तुमने उस शख्स से शादी कर ली जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी थी और मुझे छोड़ दिया जो तुम्हें इज्जत से निकाह करके अपने साथ लाया था। ये कैसा इंसाफ किया तुमने। तो तुम मुझे इज्जत से निकाह करके लाए थे तो मैंने भी अपना सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कुर्बान किया। एक कमरे की कैदी बनकर रह गई, न कहीं आना न कहीं जाना। तुमने मेरी ख्वाहिशों को दबाना शुरू कर दिया। आखिर तक मैंने तुम्हारा साथ देने की बहुत कोशिश की, पर जब तुम मेरी इज्जत के लिए नहीं बोले तो फिर मैंने असद के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया। उसने मेरी इज्जत नहीं लूटी थी, उसने सिर्फ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मुझसे वादा किया था कि वह तुम जैसा नहीं है और मैं तुम जैसे मर्द के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करूं। और मैंने उसे कमरे से निकाल दिया था, पर फिर उसी के साथ मिलकर यह प्लान बनाया कि क्योंकि मैं बहुत पहले ही समझ गई थी कि तुम एक कमजोर मर्द हो जो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। असद मुझे पसंद करता था, उसने मुझसे जो वादे किए वह सब पूरे किए। आज मैं इज्जत से उसकी बीवी बनकर रह रही हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें चुना था जबकि तुम मेरे काबिल ही नहीं थे। मेरे कदमों से जमीन निकल गई यह जानकर कि मेरी बीवी और मेरे भाई ने मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बनाया था। मुझे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। सबको यह बात बताई पर किसी ने यकीन नहीं किया। मैं अपने घर से दूर चला गया और अब दुबई में रहता हूँ। मैं उस घर में नहीं रह सकता जहाँ वह दोनों मेरी आंखों के सामने हंसते मुस्कुराते फिर रहे हो। मुझे समझ नहीं आती इस सब में मैं गुनहगार था या मेरी बीवी वह कसूरवार थी या मैं। यह फैसला आप करें, आखिर गलती किसकी थी। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा।